हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे व्याकरण के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द विचार के बारे में। इससे पहले की क्लास में मैंने वर्ण विचार के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और एक क्वेश्चनेयर डाला है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं शब्द विचार की। शब्द विचार में क्या आता है? शब्द और पद। इस पर से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनता है। क्या बनता है कि शब्द और पद में फर्क क्या है? बहुत सारे लोगों को शब्द और पद का फर्क नहीं पता है। शब्द क्या है? एक सार्थक समूह है। किसका? वर्णों का। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द। इसमें शब्द में वर्ण एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है। तो फिर पद क्या है? जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, किसी वाक्य में उस शब्द को रख दिया जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? पद। यानी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा वाक्य हो गया। अगर मैंने केवल राम लिखा तो ये क्या होगा? शब्द होगा। अगर यहाँ पर जो वाक्य में राम है, हम इसे शब्द नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शब्द और पद। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, यानी किस किस आधार पर शब्दों को क्या क्या नाम दिया गया है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से वे आते हैं, कैसे उनका प्रयोग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। शब्दों का वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है उत्पत्ति या स्रोत, यानी शब्द बने कहाँ से हिंदी में आए हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उस आधार पर शब्दों को किस में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी। तत्सम मतलब जो हिंदी भाषा क्या है? संस्कृत से बनी हुई है, तो संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रहा। तत्सम, उनके समान, यानी जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, तो उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। जैसे घृत, दिवस, अक्षी, स्वप्न, अश्रु, ये शब्द ऐसे हैं जो आपको संस्कृत में मिल सकते हैं, संस्कृत में मिलेंगे और हिंदी में भी मिल सकते हैं। अब है तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? जो तत्सम से बदल करके यूज करते करते हमने उनको थोड़ा इजी कर लिया है, तो उन शब्दों को तद्भव कहा जाता है, यानी जो संस्कृत से बने हैं। जैसे घृत का हम घी यूज करते हैं अभी। दिवस दिन, अक्षी आँख, स्वप्न सपना, अश्रु आंसू। यहाँ पर मैंने केवल कुछ उदाहरण दिए हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है तो ये बहुत सारे शब्द आपको पढ़ने होंगे। देशज। देशज शब्द कौन से हैं? जो किसी एक एरिया में एक बोली होती है, बोली से धीरे धीरे भाषा में आ गए हैं, जो हिंदी में आ गए हैं, तो उनको देशज शब्द बोला जाता है। आपने देसी शब्द सुना होगा ना, ये देसी है ये तो देसी मतलब किसी एक एरिया का। तो जैसे रोटी, पगड़ी, जूती, चिड़िया, ये सारे क्या हैं? एक एरिया में यूज होते होते हिंदी में आ गए, तो इनको देशज शब्द कहा जाता है। चौथा है आगत या विदेशी। इनको संकर शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा। तो आगत यानी जो आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं? विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, तो ऐसे शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है और विदेशी शब्द भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न विदेशी शब्द के रूप में पूछा जा सकता है और आगत शब्द के रूप में भी। तो जैसे दरवाजा, कारतूस, कैंची, डॉक्टर, ऑफिस, बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं जो अरबी से हैं और इंग्लिश से हैं और दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें हम विदेशी कहेंगे। लेकिन संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी है। तो वो जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, अगर सेम वैसे के वैसे हैं तो तत्सम है, अगर थोड़ा रूप बदल कर आ गया है तो वो तद्भव हैं। ठीक है, तो ये था पहला वर्गीकरण का आधार। अब दूसरा आधार क्या है, देखते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। इनका अर्थ एकदम क्लियर है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, ऐसे शब्द जो अर्थ रखते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि जो निरर्थक शब्द हैं उनको हम प्रयोग क्यों करते हैं? सार्थक जैसे कपड़ा है, घर है, कोई भी शब्द, गिलास है, पुस्तक है,
कुछ भी शब्द हम ले लेते हैं जिसका अर्थ निकल रहा है वो सार्थक शब्द है। निरर्थक बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे चूं चूं, वाय, वास्ता। अब आप ये शब्द ऐसे देखने में हमें इनका कोई अर्थ नहीं लग रहा है, जो निरर्थक है। लेकिन क्या होता है, कई बार सार्थक और निरर्थक को मिला करके भी प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, भाषा में रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, सुनने में अच्छी लगती है। जैसे हम बोलते हैं चाय वाय पिला दो, तो यहाँ पे ये सार्थक हो गया, ये निरर्थक हो गया। नाश्ता वास्ता, घर घार। तो ऐसे सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे चाय वाय है, इसमें शब्द ये जो हैं किस तरह के हैं, सार्थक और निरर्थक, अनेकार्थी, कुछ इस तरह से प्रश्न आपका बन सकता है। तो सार्थक और निरर्थक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा जो वर्गीकरण है वो है रचना या बनावट के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द बहुत इजी हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। रूढ़ी होती है ना, कि जो परंपरा है हमारी, यानी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। अब इनकी पहचान क्या होगी कि अगर आप इनके टुकड़े करते हैं तो उनका फिर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे साथ है, सा अलग लिख दिया हमने, थ अलग लिख दिया, तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये निरर्थक बन जाएंगे। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, तो रूढ़ शब्द में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई शब्द देख के आप उसके पार्ट करके देख लीजिए कि हाँ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द क्या होगा, इसमें 2 शब्द होंगे। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, दुकानदार दुकान धनदार। अब इनका क्या है, इसमें आपको शब्द को देखते ही पहले देखना है कि 2 शब्द बनने चाहिए और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। और वो अर्थ जो होगा वो इसी चीज़ से संबंधित होगा, मतलब पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, विद्यालय मतलब स्कूल, हम इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वो हो गए यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे विद्यालय, दुकानदार, पाठशाला, ऐसे कोई भी शब्द आ गया। अब देखिए योग रूढ़ जो है वो यौगिक से अलग है। एक समानता है कि इसमें भी 2 शब्द होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हिमालय, हिम धन आलय, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं। तब आप बोलेंगे कि विद्या धन आलय था, ये यौगिक में लिखा है आपने, और हिम धन आलय जो है वो आपने योग रूढ़ में क्यों लिखा है। इसका कारण क्या है, हिमालय मतलब हिम का घर। हिमालय सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशाल पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की, केवल उसके बारे में आता है। हिम का घर यानी बहुत सारी बर्फ जहाँ होती है, हम उसको हिमालय नहीं बोलेंगे। एक विशेष अर्थ यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये शब्द क्या है, योग रूढ़ है। जैसे गजानन, अब गजानन कौन है, गणेश भगवान है। तो गज धन आनंद 2 शब्द तो हैं, लेकिन इनका अर्थ एक विशेष निकल रहा है, गणेश। इसलिए 2 शब्द मिलकर के जो एक विशेष अर्थ देंगे तो वो योग रूढ़ है। 2 शब्द वही अर्थ दे रहे हैं तो वो यौगिक है, और शब्द अगर तोड़ दे, कोई अर्थ ना दे, तो वो रूढ़ है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी उसका अर्थ कैसा निकल रहा है। एकार्थी यानी जिसका केवल एक अर्थ है, शब्द आपने देखा और आपके दिमाग में एक ही अर्थ आया, वो शब्द होते हैं एकार्थी। जैसे इतिहास, पुस्तक, रेडियो, विद्यालय, ऐसे सारे शब्द जिनका केवल एक अर्थ है वो सारे एकार्थी कहलाते हैं। दूसरा है अनेकार्थी, यानी एक शब्द जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहा गया है। जैसे अंक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, तो अंक एक संख्या को भी बोलते हैं और गोद को भी अंक बोला जाता है। दूसरा शब्द है अंबर, अंबर यानी आकाश, अंबर यानी वस्त्र। तो ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं उनको अनेकार्थी कहा गया है। तीसरा है पर्यायवाची या समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले शब्द जो हैं वो भी अर्थ के आधार पर वर्गीकरण में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, केवल पृथ्वी, यानी पृथ्वी के लिए भू शब्द भी है, भूमि भी है, धरा भी है, वसुंधरा भी है। कोई भी एक शब्द हम पृथ्वी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे पृथ्वी के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। अगला है विलोम या विपरीतार्थी, यानी जो ऑपोजिट है, जिनका अर्थ उल्टा है। जैसे पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य। आदान प्रदान, आय व्यय, तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको पढ़ना है।
तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जो शब्दों का विभाजन किया गया है वो है 8 तरह के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आपको पता है। फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, यानी जो स्थान बताते हैं क्रिया के, या संज्ञा सर्वनाम का कि वो चीज़ उसके पास है, वो उसके अंदर गया, तो ये संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक, जो योजक शब्द हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। और विस्मयादि बोधक, जैसे वाह, अरे, छी। तो ये जो सारे 8 हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण है। इनको आगे हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। मैंने आपको जितना समझाया उसमें से आपको कितना समझ में आया, इनको प्रश्नों से चेक कर लेते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, शर्करा शब्द का तद्भव रूप लिखिए। शर्करा एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, वो धीरे धीरे चेंज होकर के हिंदी में आ गया है। तो वो शब्द क्या बन गया है? संकर, शक, शक्कर या सर्जन? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे शक्कर। निम्न में से यौगिक शब्द चुनिए। 3 शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अगर हम 2 भागों में बांट दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसा हाथ और पानी ऐसे शब्द हो गए हैं। अब यौगिक और योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 शब्द होते हैं। तो फिर अंतर क्या है? मैंने आपको बताया था कि यौगिक शब्द में 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ वही निकलता है जो हमें दिख रहा है। तो धनवान का एक ही अर्थ होता है, यानी जिसके पास धन है। गजानन किसके लिए यूज करते हैं? हम गणेश जी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अलग विशेष अर्थ निकलता है तो वो शब्द योग रूढ़ हो जाता है। तो यौगिक शब्द धनवान है। तीसरा प्रश्न है, शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल में विकसित हो गए हैं और हिंदी में आ गए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? यानी किसी बोली से जो शब्द विकसित होकर के हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम नहीं कहते, तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव संस्कृत शब्दों से बने शब्द होते हैं। देशज शब्द हैं जो जन सामान्य की बोली से हिंदी में आ गए हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द और आगत शब्द कौन से हैं? जो दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से भारत की हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम आगत या विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों का गलत युग्म चुनिए। यानी ऐसा कौन सा युग्म है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तत्सम और तद्भव सही शब्द नहीं है? ताम्र और तांबा, ये सही है, ताम्र तत्सम शब्द है, तांबा उसका तद्भव रूप है। निद्रा और नींद, ये भी सही है, ये याद भी कर लीजिएगा आप। नकुल और नेवला, ये भी एकदम सही है, नेवला जो होता है उसका तत्सम शब्द नकुल है। तृण और तीन, ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? तृण का जो तत्सम, तृण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तिनका, तीन नहीं होता। तो ऑप्शन द सही उत्तर है। अगला है, गुरु शब्द के अर्थ नहीं है। यानी गुरु एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो गुरु का अर्थ नहीं है? गुड़, बड़ा, शिक्षक और भारी। देखिए, गुरु शब्द का बड़ा, शिक्षक और भारी, ये तीनों अर्थ होते हैं। गुड़ जो है वो गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। तो याद कर लीजिएगा कि गुरु शब्द के क्या क्या अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। छठा प्रश्न है, उन्नति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है बहुत सारे उत्तर हमारे गलत करवा देता है। यानी कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो विकास, 19, उत्थान और प्रगति। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका? ब। 19 जो है ये एक संख्यावाची शब्द है। विकास का अर्थ भी उन्नति होता है, उत्थान और प्रगति का अर्थ भी उन्नति होता है। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। तो ये पर्यायवाची में भी आपके काम आएगा, इनको याद कर लीजिएगा। कुटिल का विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द आपको बताना है कि सही विलोम शब्द कुटिल के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? कटुता, ईर्ष्यालु, सरल और कठोर। कटुता कड़वापन, ईर्ष्यालु जिसमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, सरल होता है सीधा, और कठोर होता है जो कठिन भी कठिन के लिए भी प्रयोग करते हैं और जो हार्ड होता है। तो इसमें सही विपरीतार्थी हमें बताना है, तो सरल जो है वो कुटिल का विपरीतार्थी है। सरल का आपसे विपरीतार्थी पूछा जाए, विलोम पूछा जाए, तो वो कुटिल होगा। जो आसानी से मिल जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है,
यानी वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या है? जो आसानी से मिल जाए, उसे अलभ कहते हैं, सुलभ कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं या सुमेल कहते हैं। देखिए, जो चीज आसानी से मिल जाए, मिलने के लिए लभ शब्द का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अलभ यानी जो नहीं मिले, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ जो मुश्किल से मिले, और सुमेल यानी जिसका मिलन अच्छा हो। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सुलभ। सुलभ शौचालय आपने देखे होंगे। सुलभ का मतलब जिसको, जो सबकी पहुंच में हो। अगला प्रश्न 9, श्री शब्द के दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं कि कौन कौन से दो शब्द हैं जो श्री शब्द के पर्यायवाची हैं। शोभा लक्ष्मी, व लक्ष्मी और पृथ्वी, संपदा और शीश, चंद्रमा और शोभा। तो श्री शब्द है, उसके पर्यायवाची यहाँ पे हैं ऑप्शन अ, शोभा और लक्ष्मी। उत्पत्ति के आधार पर इस्तीफा शब्द कौन सा है? यानी इस्तीफा जो शब्द है, उत्पत्ति के आधार पर हम इसे क्या कहेंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी। देखिए, जो नुक्ता वाले शब्द होंगे वो हमेशा आगत या विदेशी ऑप्शन है, तो आपको सोचना ही नहीं है, वो विदेशी शब्द है। नुक्ता वाले शब्द जो है अरबी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, तो ये विदेशी शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? यानी एक शब्द जो होता है उसे जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद उसे क्या कहा जाता है? वाक्य, निपात, क्रिया विशेषण या पद? तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा पद। जिन्होंने ध्यान से पहले वीडियो को देखा होगा उन्होंने अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा। यानी कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो फिर उसे हम पद कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। रमा, कमला और इंदिरा किसके पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची ही आज हर बार गलत हो गया है। तो ये पर्यायवाची किस किस के हैं? रमा, कमला और इंदिरा मछली के, भूमि, लक्ष्मी और निशा। फिर से एक बार लक्ष्मी शब्द आ गया है, तो लक्ष्मी के आपके ऊपर शोभा और लक्ष्मी भी आ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, रमा, कमला और इंदिरा लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, इनको याद कर लीजिएगा। तो लक्ष्मी का एक और पर्यायवाची हमने ऊपर श्री देखा था, तो 4 पर्यायवाची आपके इसमें हो गए हैं। अगला है आचार शब्द का विलोम है। आचार होता है व्यवहार, तो दुराचार, अनाचार, आचार या भ्रष्टाचार। तो आचार का सही विलोम जो होगा वो होगा अनाचार। अब दुराचार क्यों नहीं है? दुराचार किसका विलोम है फिर? सदाचार का। दुर लग के जो विलोम शब्द बनेंगे वो सद वाले शब्दों के बनेंगे। तो सदाचार, दुराचार, सदव्यवहार, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और आचार भी नहीं होंगे। अगला है 14वां प्रश्न, कृति और कृति। कृति का अर्थ क्या है? कृति होती है किसी की रचना, यानी किसी ने कुछ काम किया है। कृति जो किसी काम में कुशल हो, निपुण हो। तब ऑप्शंस देख लेते हैं। अ है सूर्य और रचना। इसमें रचना तो सही है लेकिन वो इसका जो क्रम है वो गलत है। दूसरे में है कुशल और कलियुग, ये भी नहीं होगा। कुर्बानी और किरण भी नहीं होगा। ऑप्शन द है रचना और निपुण, तो ये ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अध्यापक के लिए प्रयुक्त समूहवाची शब्द है, यानी अध्यापक बहुत सारे एक जगह खड़े हैं तो उनके लिए हम एक समूहवाची शब्द कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? दल, कुंज, वृंद और मंडली। तो दल जैसे टिड्डी दल है ना, उसके लिए प्रयोग होता है। कुंज है लताओं का कुंज, पेड़ों का कुंज होता है। वृंद जो होगा वो अध्यापक वृंद के लिए होगा। अध्यापक के लिए वृंद के अलावा गण शब्द का भी कई बार प्रयोग किया जाता है। और मंडली किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? भक्त मंडली। ठीक है, तो भक्तों का जो समूह होगा वो भक्त मंडली, पेड़ों का और लताओं का जो समूह होगा वो कुंज होगा, और टिड्डियों का जो समूह होगा वो दल होगा। कानून के विरुद्ध किए गए काम को कहते हैं, क्या कहा जाता है? कानूनी नहीं, जो कानून के हिसाब से जो होता है वो कानूनी होता है। अपराध, पाप, निंदा। अपराध होता है जो कानून के विरुद्ध काम होता है, यानी जो कानून के हिसाब से गलत है वो है अपराध। फिर पाप क्या है? पाप जो समाज की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से जो गलत होता है उसे हम पाप कहते हैं। और निंदा होती है किसी की बुराई करना। तो सही उत्तर हो गया अपराध। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं।
भेद शब्द के दो अर्थ हैं, यानी भेद शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वो दो अर्थ कौन कौन से हैं? भुजा और प्रकार, रहस्य और भीड़, प्रकार और प्रकार और राज, व्यर्थ और छेद। तो देखिए भेद क्या है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी प्रकार, और इसका भेद खुल जाएगा तो कहाँ हो गया हमारा उत्तर? उत्तर स में है। प्रकार और जो राज है वो भेद के 2 सही अर्थ हैं। कोश शब्द का अर्थ है, कोश शब्द का अर्थ है अन्न कोश, वित्त कोश, तो क्या होगा फिर? दूरी वो होता है कोश, ये कोश है, तो ये भंडार, भारी और श्रेष्ठ, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा भंडार। सार्थक और निरर्थक शब्दों का उदाहरण नहीं है। कई बार क्या होता है, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, गलत शरत, पाप पुण्य, रुमाल शुमाल। तो इसमें कौन सा शब्द है जो जिसमें एक शब्द सार्थक है और एक निरर्थक है? तो चाय वाय सही है, एक पहला सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। गलत और शलत में भी ऐसा ही है, सार्थक और निरर्थक। पाप और पुण्य ये दोनों सार्थक शब्द हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न, मुष्टि शब्द का तद्भव शब्द होगा। मुष्टि जो शब्द है उसका तद्भव, यानी मुष्टि कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? मीठा, मक्खी, मिट्टी और मुट्ठी। मुष्टि सोच के देखिए, मुट्ठी जो है वो मुष्टि शब्द से बना शब्द है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का टॉपिक शब्द विचार आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आगे भी मैं व्याकरण के दूसरे टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, हिंदी भाषा सीखते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।